उसका फेरिंग्स रीजन जो होता है कॉमन फॉर फूड एंड एयर, यानी कि इसी से आपका खाना भी जाता है और हवा भी जाता है। देन उसके बाद ये कार्टिलेजिनियस बॉक्स है जिसको आप लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। तो जब T5 आएगा कुछ यहाँ पे तो ये डिवाइड होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट। ओके, तो ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में उसके फंक्शन के अनुसार जो है हम लोग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकंड वन इज एक्सचेंजिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, वो पैसेज का प्रोवाइड करता है। जो आप एटमॉस्फेरिक एयर को इंटर कर रहे हैं तो वो एक पैसेज के थ्रू ही जाएगा। लंग्स प्रेजेंट है, वो लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, जो एयर एनाटोमिकली एयर टाइट होता है। ये एयर टाइट चैम्बर है और इसमें आपके दो लंग्स प्रेजेंट है। और ये लंग्स जो है, ये जो चैम्बर है, ये कैसे फॉर्म हुआ है, तो आपका ये जो है ये वेंट्रल साइड हुआ और पीछे वाले को डॉर्सल साइड बोलते हैं। ओके, तो ये वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में स्टर्नम, पीछे वाले साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, लेटरल साइड में रिब्स है और लोअर साइड में डायफ्राम है। बात करेंगे कि एयर का जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। अब सांस लीजिए, सांस लीजिए, नहीं लिए, फिर लीजिए। जब सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये आपका रिब केज ऊपर उठ रहा है, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है। गौर किए हैं, डिक्रीज। ये जो आपका लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज करेगा, आप करके देखिए, हो रहा है। हाँ, हेलो नीट फ्रेंड्स, मैं ऋषि अस्वाल, बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के बीच में एक डिफरेंस देखे थे। देन उसके बाद हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 है ये आपका, इसमें हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। देन उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आपको प्रीवियस लेक्चर में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स और ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के बीच में एक डिफरेंस बताए थे। तो प्रीवियस लेक्चर में यही डिस्कशन हुआ था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। तो आज के लेक्चर को ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। और ये आपका जो है, ये आपका चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। तो मेन फोकस जो है ह्यूमन के ऊपर होगा। तो ये आपके सामने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी बना के लेकर आए हैं और इसके थ्रू आपको बेटर कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग दीजिए आप लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये पहला चैप्टर है। आपके सिलेबस से डाइजेशन वाला पार्ट हट गया है। तो ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये पहला चैप्टर होगा और इससे लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको कल भी बताए थे। और इजी क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन इससे आपको न्यू 2026 में देखने को मिलेगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में आज पढ़ाएंगे। देन उसका उसका मैकेनिज्म पढ़ाएंगे। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जब सांस लेते हैं तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो ऊपर अपर लिप्स के ऊपर जो प्रेजेंट है, वहाँ से आपका एयर जो है इस नॉस्ट्रिल के थ्रू जाता है। देन उसके बाद कहाँ, नेजल पैसेज के होते हुए नेजल चैम्बर में ओपन होता है। देन उसका थायरनिक्स, थायरनिक्स जो फूड और एयर के लिए कॉमन है। देन उसके बाद वो एयर लैरिंक्स के होते हुए ट्रैकिया, जो विंड पाइप है, ये विंड पाइप है ट्रैकिया। देन उसके बाद जो है वो T5 रीजन में यानी कि ट्रैकिया, यहाँ पे 5th रीजन पे वो डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। देन उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और देन उसके बाद एल्वुलाई के पास वो एयर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज की देखते हैं, पैसेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के पैसेज को देखते हैं, कैसे जो है ये एयर का पैसेज है और कैसे जो है एक लंबे से पैसेज को ये कवर करके देन एल्वुलाई तक ये पहुंचता है। ओके, तो सबसे पहले आपको डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कौन क्या है। जैसे ये है एपिग्लोटिस, ये क्या है एपिग्लोटिस। ये जो डायग्राम है आपका ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ये डायग्राम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का है। ये आपके लंग्स का डायग्राम है। तो एपिग्लोटिस ये है, एपिग्लोटिस जो ये ओपनिंग है उसको क्या करता है, कवर करता है। तो ये ओपनिंग जो है ये ग्लोटिस है। यहाँ लैरिंग्स का क्या है, ये ओपनिंग है जिसको ग्लोटिस बोलते हैं। लैरिंग्स एक पाइप है, ये कार्टिलेजिनियस बॉक्स है। तो ये लैरिंग्स है जो कि क्या है, एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है जिसको आप लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। देन उसके बाद ये क्या है, ट्रैकिया, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद
ये फिफ्थ रीजन पे क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये फिफ्थ रीजन पे इसको डिवाइड कर देते हैं, ये T5 पे डिवाइड होता है। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई, यहाँ पे लिख देते हैं ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। देन उसके बाद आपको सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाइल्स बना के दिखाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, आपके पैसेज को बताते हैं। तो पैसेज क्या है, सबसे पहले आप ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो आपके दो ओपनिंग है यहाँ से एयर पास इंटर करता है, तो ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जिससे आप लोग क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। जो ये कहाँ प्रेजेंट है, अपर लिप पे ये प्रेजेंट है, अपर लिप के ऊपर, एबव अपर लिप। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आप एयर को लिए, इंटर किया एयर, देन उसके बाद वो कहाँ, नेजल पैसेज के थ्रू, नेजल चैम्बर में ओपन होगा, नेजल पैसेज के थ्रू ये नेजल चैम्बर में ओपन होगा। तो ये नेजल चैम्बर में इसको ओपन करते हैं। देन उसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज से एक्सटर्नल नेजल चैम्बर में ओपन होगा, नेजल चैम्बर। ओके, देन उसके बाद वो फेरिंग्स रीजन में ओपन होगा। फेरिंग्स रीजन फूड और एयर के लिए कॉमन है, तो ये फेरिंग्स रीजन में क्या होगा, ओपन इसको कर देते हैं, जो कि क्या है, कॉमन है, कॉमन फॉर फूड एंड एयर। देन उसके बाद फेरिंग से वो यहाँ से आपका जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाया है, उसके पहले वाला आप इमेजिन कीजिए। देन उसका फेरिंग्स रीजन जो होता है कॉमन फॉर फूड एंड एयर, यानी कि इसी से आपका खाना भी जाता है और हवा भी जाता है। देन उसके बाद ये कहाँ ओपन होगा, ये लैरिंग्स रीजन में ओपन होगा। तो ये लैरिंग्स रीजन में इसको ओपन करते हैं, लैरिंग्स रीजन में ओपन किए। अब ये लैरिंग से हवा कहाँ जाएगा, ये ट्रैकिया में आएगा, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। तो यहाँ ये ट्रैकिया में ये आ गया। ओके, ट्रैकिया से ये T5 पर डिवाइड होगा, जो कि आपका थोरैसिक बोन है। तो ये T5 डिवाइड एट फिफ्थ थोरैसिक बोन इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये ट्रैकिया जो है T5 यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि पहले ऊपर आगे वाला जो बोन है यहाँ गर्दन के पास आपका क्या है, सर्वाइकल। तो सर्वाइकल कितने होते हैं, 7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। देन उसका आपका थोरैसिक बोन स्टार्ट होता है। तो थोरैसिक बोन जो स्टार्ट होता है कुछ यहाँ पे आपका T5 आएगा, यानी कि थोरैसिक बोन फिफ्थ थोरैसिक बोन पे वो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में क्या होगा, डिवाइड होगा। कुछ यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, एक इस तरफ लेफ्ट और एक राइट दिख रहा है आपको यहाँ पे T5 में, यहाँ डिवाइड किए इसको, एक ये लेफ्ट और एक राइट। ओके, तो ये लेफ्ट में और ये राइट में। तो डिवाइड एट फिफ्थ थोरैसिक बोन इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट में ये डिवाइड हुआ। देन उसके बाद स्टूडेंट देखिए ये प्राइमरी ब्रोंकाई था, देन उसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में ओपन होगा, यानी कि ये था प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ तक। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई कुछ इस प्रकार होगा, तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में ओपन होगा। देन उसका ये टर्सरी ब्रोंकाई में ओपन होगा, ये देखिए यहाँ पे इसको टर्सरी ब्रोंकाई में ओपन करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार जो है टर्सरी ब्रोंकाई में ओपन होगा। देन टर्सरी ब्रोंकाई के बाद ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आएगा। आपको ब्रोंकाई 3 यानी कि 3 ब्रोंकाई याद रखिए, ब्रोंकाई 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी याद रखिए। और ब्रोंक्यूल्स 2, ब्रोंक्यूल्स 2, फर्स्ट वन इज इनिशियल, एक पहला और एक टर्मिनल होगा, यही होगा। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई कुछ नहीं, सिर्फ लंग्स जो है वो लंग्स अंदर से जो पैसेज है वो डिवाइड होते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है, फाइनली वो कहाँ पहुंचेगा, एल्वुलाई के पास पहुंचेगा। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई। देन उसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गया, ये था आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसको लिख देते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। देन उसका ये टर्सरी ब्रोंकाई, देन उसका वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में ओपन होगा, ये है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। और देन उसका ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, बहुत सारा जो है ये ब्रोंक्यूल्स में ओपन होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का, उसका फाइनली वो एल्वुलाई के पास पहुंचेगा। तो ये टर्सरी ब्रोंकाई हो गया। देन उसके बाद आप लोग लिखिए इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। देन उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स।
और फिर वो फाइनली एल्वुलाई में ये पहुंच जाएगा। एल्वुलाई में आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ एल्वुलाई में गैस का एक्सचेंज होगा, O2 आपको ब्लड में सप्लाई होगा, और जो सेल के थ्रू ब्लड सेल से जो ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आया था यहाँ से एक्सचेंज होगा और आपके जो है बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इसको आपको बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, तो उसमें आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। तो आपका ये पैसेज है, आप कुछ इसी प्रकार जो है सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं तो वो कैसे कैसे इसका पैसेज है, इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक चल रहा है, इसमें हम लोग पैसेज देखे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें क्या देखे कि आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो यहाँ पे प्रेजेंट है एबव अपर लिप, वहां से आप लोग दो ओपनिंग आपको दिख रहा होगा आपके पास होगा, और यहाँ से क्या होता है एयर इंटर करता है, यहाँ से एयर इंटर किया, देन उसका नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चैम्बर में ओपन होगा अंदर में, तो नेजल चैम्बर में ओपन हुआ। देन उसका फैर्निक्स जो कॉमन है किसके लिए, फूड और एयर के लिए ये कॉमन है। देन उसका ये लैरिंक्स रीजन में ओपन होगा। लैरिंक्स रीजन में ये ग्लोटिस जो है कवर होता है एपिग्लोटिस से, तो आप लोग लिखिए यहाँ पे ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या है स्टूडेंट, एपिग्लोटिस थिन कार्टिलेज पतला होता है और कार्टिलेज का होता है, इलास्टिक होता है, तभी तो वो फूड को फूड वाले पाइप में जाने देता है और एयर को एयर वाले पाइप में आने देता है, यानी कि विंड पाइप में आने देता है। और यहाँ पे आपका जो है दो रीजन में डिवाइड है, यहाँ पे आपका ये दो रीजन में डिवाइड हो जाता है कुछ इस प्रकार। तो ये जो पहला रीजन आपको दिख रहा है ये क्या है, विंड पाइप, इसको ट्रैकिया जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी आप इसको बोल सकते हैं, तो विंड पाइप। और देन उसका ये एक पैसेज जो है आपका चला जाता है कहाँ, आपके स्टोमक के पास इसोफेगस के थ्रू, जो आपका खाना है ये दूसरे पाइप के थ्रू आपके स्टोमक में जाता है। तो ये जो खाने का अलग करना और हवा को अलग करना ये कौन करता है, तो ये आपका एपिग्लोटिस करता है, जो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है एवं में। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस जो ये ओपनिंग है, ये ग्लोटिस इसका ओपनिंग है, ये लैरिंग्स का ओपनिंग है, जहाँ से आपका विंड यानी कि हवा जो है इसके इंटर यहाँ से इंटर करेगा। तो ये ग्लोटिस जो है क्या चीज से कवर, एपिग्लोटिस से। एपिग्लोटिस क्या होता है, तो थीन होता है, पतला होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक होगा तभी तो फूड, और जब एयर पास करेगा तो वो अलग अलग होते रहेगा, उसको डिवाइड करेगा, यानी कि एक ट्रैफिक पुलिस जैसा काम करता है। कि आप ऐसे समझिए कि आप लोग जब खाना खा रहे हैं तो वो फूड पाइप में भेजेगा, तुम इधर जाओ, हवा आप ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो तुम इधर जाओ। तो ये एपिग्लोटिस कुछ इसी प्रकार का उसका काम है। थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है, थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस का होता है, कार्टिलेज का होता है, ठीक, थीन इलास्टिक कार्टिलेज का होता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप लोग देखिए कि यहाँ जो है लैरिंग्स, ये कार्टिलेजिनियस बॉक्स यहाँ प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स को। लैरिंग्स क्या है, एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, ये लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहीं पे आपका साउंड बॉक्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। तो इसी की वजह से आप जो है डिफरेंट प्रकार का आवाज़ निकाल पाते हैं। अब किसी से वार्तालाप करते हैं तो यहाँ पे आपका लैरिंग्स रीजन में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, ये साउंड बॉक्स प्रेजेंट है, इसी के वजह से आप जो है बोल पाते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है डायफ्राम। ये स्टूडेंट क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम जो है इसका क्या रोल है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड मसल सेल है, इसके बारे में आपको बताएंगे। स्पेशलाइज्ड मसल शेप है, ये जो गुम्बद जैसा आकार में आपको डायफ्राम दिख रहा होगा, एक गुम्बद शेप ऐसा दिख रहा है, ये डायफ्राम यहाँ पर देखिए बोर्ड पे। तो ये डायफ्राम जो है डोम शेप आकार होता है इसका, ये कैसा होता है, डोम शेप, गुम्बद जैसा, आप लोग लिख लीजिए गुम्बद जैसा। तो ये डायफ्राम एक स्पेशलाइज्ड मसल सेल है, आपको इसके बारे में इसका रोल जो है आगे बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, अभी सिर्फ नेमिंग कीजिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट, ये जो आपका लंग्स है, एक लंग्स ये है, ये आपका लंग्स है, लंग्स नंबर 1 और लंग्स नंबर 2। तो ये आपके पास कितना लंग्स है, टोटल 2 लंग्स होंगे, किसी के पास एक तो नहीं होगा, 2 लंग्स होंगे। ह्यूमन में 2 लंग्स होते हैं, 2 लंग्स है, बना दिए। अब ये लंग्स को आप देख रहे होंगे, तो लंग्स जो है ये डबल कवरिंग होता है, ये दिख रहा है। तो ये जो डबल कवरिंग है, एक होगा इनर होगा, जिसको बोलते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर है, ये वाला आगे मतलब ऊपर से जो है, ये क्या है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। पीएम लिख देते हैं यहाँ, प्लूरल मेम्ब्रेन से आप यहाँ पे ये कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया के पास देखिए, ट्रैकिया के पास प्राइमरी ब्रोंकाई के पास इनिशियल ब्रोंक्यूल तक जो है एक सी शेप आकार का इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस होता है। ये कार्टिलेज का आपको दिख रहा है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है,
ये देखिए, ये जो बना रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, सी शेप आकार का इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग है, जो कि कार्टिलेज का है, कार्टिलेजिनियस रिंग है। इनकम्प्लीट बोले तो ये सिर्फ आगे से ये मतलब सी शेप का है। जैसे ये समझिए कि ये देखिए, ये अगर ले रहा है तो ये आपका मान लीजिए ट्रैकिया है, तो ये ट्रैकिया है, तो इसको जो है ये आगे से, ये ऐसे दिख रहा है, ये आगे से कुछ इस प्रकार, यानी कि पीछे से सपोर्ट तो मिलता है, ये आगे से ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, ट्रैकिया को, प्राइमरी ब्रोंकाई को, सेकेंडरी ब्रोंकाई को, टर्सरी ब्रोंकाई को और इनिशियल ब्रोंक्यूल को। ओके, तो ये आप इसको लिखिए, यहाँ से देखिए स्टूडेंट, ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, यानी कि यहाँ तक इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को छोड़ दीजिए, यहाँ से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को छोड़ने के बाद यहाँ से देखिए ट्रैकिया से, फिर बोलिए ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई, देन उसका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक ये जो सी शेप का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स, ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सपोर्ट सी शेप स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, बोलिए, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग है। तो इसका नाम क्या है, इनकम्प्लीट, यानी कि कंप्लीट नहीं है वो चारों, मतलब कि आप समझिए कि ट्रैकिया को पूरे राउंड में नहीं, सी शेप का स्ट्रक्चर है, यानी कि इस ऐसे आकार में, जैसे कि ये मान लीजिए ट्रैकिया है, तो इसको यहाँ से क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ पे ये इसको क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये जो दीवार में जो क्या होते हैं, उसको वायर में आप अगर इसको काटी ठोकते हैं, तो कील अगर ठोकते हैं तो ये होता है ना सी शेप का स्ट्रक्चर, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कुछ उसी प्रकार इसमें होता है। ओके, तो प्रोवाइड सपोर्ट सी शेप स्ट्रक्चर है, जिसका नाम क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, जो कि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स। तो एक बार पैसेज को रिकॉल करते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ रहे हैं। और ये एल्वुलाई है, आप लोग तो जानते होंगे, ये एल्वुलाई है। और एक बात और बता दें कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। एक आपको आगे भी बताएंगे यहाँ पे, ये क्या है, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे फ्रिक्शन चैप्टर, जब आप पढ़े होंगे 9th 10th में या अभी 11th में पढ़ रहे होंगे, उसमें देखे होंगे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार जो है हम लोग का ये लंग जो है एक मशीनरी जैसा काम करता है, और इसको इसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये प्लूरल फ्लूइड इसको क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। यहाँ पे आप लोग लिखिए रिड्यूस फ्रिक्शन, ये क्या करता है स्टूडेंट, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ताकि इसका मूवमेंट क्या हो, स्मूथ हो, स्मूथ मूवमेंट हो। स्मूथ मूवमेंट के लिए इसका क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ओके, तो आपको एक बार रिकॉल कराते हैं, हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज पढ़ रहे थे। आप एयर इंटर करता है, ए पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जो ये दो ओपनिंग आपके पास प्रेजेंट है, यहाँ से वो ओपन होगा नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से नेजल चैम्बर में, देन उसके बाद फेरिंग्स में, ये फेरिंग्स रीजन में जो है यहाँ पे फेरिंग्स होगा, जो कि कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। ओके, तो यहाँ फेरिंग्स रीजन में कॉमन, यहाँ पे लिख भी दिए हैं कॉमन पैसेज फॉर, यहाँ पे पैसेज भी लिख लीजिएगा तो अच्छी बात रहेगा, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देन उसका फेरिंग्स किस में ओपन होता है, लैरिंग्स रीजन में। लैरिंग्स किस में होता है, ट्रैकिया में। तो एक लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फेरिंग्स ट्रैकिया में ओपन होता है, किसके थ्रू, तो लैरिंग्स के रीजन में। तो आप इस बात को भी लिख लीजिए, फेरिंग्स ओपन इनटू ट्रैकिया थ्रू, किसके थ्रू लैरिंग्स रीजन, लैरिंग्स रीजन के थ्रू जो है ये ओपन होता है। ओके, अब ये जो आपका हवा है, हवा जो लिए है एटमॉस्फेयर से, वो हवा लैरिंग्स रीजन में पहुंच गया, जो एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, जिसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन उसके बाद लैरिंग से ट्रैकिया में, यहाँ से ट्रैकिया जो है ये सपोर्ट इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है सी शेप स्ट्रक्चर, जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स बोल रहे हैं, इसको क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख दिए सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स है जो इनकम्प्लीट है। आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ आपको दिख रहा होगा ये सी शेप का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ ऐसे गथा हुआ है, ये देखिए, अगर इसको ऐसे करते हैं तो ये गथा हुआ है, इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, उसका ट्रैकिया के बाद डिवाइड एट फिफ्थ। अब ये जो ट्रैकिया है, ये फिफ्थ थोरैसिक बोन, ये जो थोरैसिक बोन
यानी कि T5 के लेवल पर जब T5 आएगा कुछ यहाँ पे, तो ये डिवाइड होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट। ओके, तो ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई जिसको बोल रहे हैं। ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, यहाँ पे लिख भी दीजिए प्राइमरी ब्रोंकाई। देन उसके बाद वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे लिखिए सेकेंडरी ब्रोंकाई। देन उसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई, उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्योस, देन टर्मिनल ब्रोंक्योस और देन एल्वुलाई। तो यहाँ पे इनिशियल ब्रोंक्योस यानी कि ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्योस तक जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, वो ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्योस तक क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ, ओके। अब बात करते हैं, एक आपको जो है इसका पैसेज जो है दो रीजन में डिवाइड होता है, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक एक्सचेंज पार्ट। गैस का एक्सचेंज एक्चुअली में कहाँ हो रहा है, तो गैस का एक्सचेंज एल्वुलाई में हो रहा है, तो ये क्या है, एक्सचेंजिंग पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंजिंग पार्ट, जिसको रिस्पायरेटरी पार्ट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम रिस्पायरेटरी पार्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? अब जो आप देख रहे हैं ये ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर, ए पेयर ऑफ, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्योस तक, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट यानी कि वो एक पैसेज का पैसेज जैसा काम कर रहा है, वो हवा को लेके जा रहा है, हवा को एक रास्ता दे रहा है। तो कौन रास्ता दे रहा है, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर जहां से आपका एयर इंटर किया है वहां से लेकर ये कहां तक टर्मिनल ब्रोंक्योस तक जो रास्ता दे रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे आपको पैसेज बताएं तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ए पेयर ऑफ, यहाँ लिख देते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके अप टू कहाँ तक स्टूडेंट, टर्मिनल ब्रोंक्योस तक, टर्मिनल ब्रोंक्योस तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। तो आपका पूरा जो पैसेज है स्टूडेंट ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक एक्सचेंजिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट आप लोग बोलिए कि कहाँ से कहाँ तक है, इमेजिन कीजिए। तो ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ, ये एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको, एयर को, कहाँ तक जाना है उसको, एल्वुलाई तक जाना है। एक्चुअल में गैस एक्सचेंज कहाँ होता है, तो एल्वुलाई के रीजन में होता है। तो ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ और ये इनिशियल नहीं, टर्मिनल ब्रोंक्योस तक, यहाँ तक कुछ टर्मिनल ब्रोंक्योस तक, ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्योस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट, और इसको बोलते हैं एक्सचेंजिंग पार्ट। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए, देन उसके बाद आपको आगे बात करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। तो ये था पैसेज आपका, आप भी ह्यूमन है तो आपका भी कुछ इसी प्रकार पैसेज होगा। आप अपने पैसेज को देख लिए कि कैसे जो है एयर इंटर करता है और वो एल्वुलाई तक किस प्रकार, किस पैसेज के थ्रू वो एल्वुलाई तक पहुंचता है। ओके, तो ये था पैसेज। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के पास तो दो लंग्स है यस और नो, तो यस, तो इसको लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के पास दो लंग्स है, तो ह्यूमन बींग्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स है, हैव टू लंग्स, दो लंग्स है। आपके सामने ये दो लंग्स दिख रहा है, फर्स्ट लंग्स, सेकेंड लंग्स। इसमें जो एल्वुलाई प्रेजेंट है कुछ इसी प्रकार इसमें भी प्रेजेंट है। इसमें आपको ब्रोंकाई के बारे में आपको समझाना था, इसलिए जो है एल्वुलाई बना के नहीं दिखा है। इसमें भी आप, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई समझाना था, इसलिए नहीं बनाए थे। ओके, अब देखिए कि आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी तुरंत बताएं, आप बताइएगा कि प्राइमरी ब्रोंकाई जो है किस रीजन में जाके डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई यानी कि ट्रैकिया जो है किस रीजन में जाके डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, ये क्वेश्चन है आपसे, बताइए। तो ऑप्शन है T1, T2, T4, T5, क्या होगा? तो ये T5 में जाकर डिवाइड होता है ट्रैकिया, यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रा, जो थोरैसिक वर्टिब्रा है ये T5 कुछ यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, आपको बताए थे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो अब हम लोग क्या बात कर रहे थे स्टूडेंट कि हम लोग के पास दो लंग्स प्रेजेंट है, ये दोनों लंग्स क्या चीज से कवर्ड है, डबल लेयर से कवर्ड है। तो ये दोनों लंग्स क्या चीज से कवर है, कवर्ड बाय डबल लेयर, डबल लेयर से कवर है, जिसको हम लोग डबल लेयर, इस लेयर को क्या बोलते हैं, प्लूरला, प्लूरा, क्या बोलते हैं, प्लूरा, दैट इज कॉल्ड प्लूरा। ये क्या है, प्लूरा, बोलिए तो प्लूरा, बोलिए प्लूरा, सिंपल है प्लूरा। अब ये प्लूरा जो है एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लूरा डिवाइडेड है आउटर और इनर में, इसको लिखते हैं, ये डिवाइड है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, यस और नो। तो ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन
देन उसके बाद ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन दिख रहा है, दो रीजन, दो लेयर में डिवाइड है, तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, यहाँ तक बात समझ में। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहाँ गया, ये रहा आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो आउटर, यानी कि जो लंग्स है, लंग्स का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये किसके साथ कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में है, आप सोच के देखिए, क्या इनर लंग्स के साथ कांटेक्ट में है या बाहर के रीजन में कांटेक्ट में? तो ये थोरैसिक लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में होता है। किसका साथ कांटेक्ट होता है? तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग पैराइटल मेम्ब्रेन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराइटल मेम्ब्रेन। पैराइटल प्लूरा बोलिए इसको, पैराइटल प्लूरा। और इसको क्या बोलते हैं, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन को विसरल प्लूरा, विसरल बोलिए, विसरल प्लूरा। ओके, अब ये पैराइटल प्लूरा जो है, ये किसके कांटेक्ट में है? थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट विथ थोरैसिक लाइनिंग। यहां तक बात समझ में आई? ओके, और ये विसरल प्लूरा है, ये किसके कांटेक्ट में है? तो ये लंग्स सरफेस के कांटेक्ट में है। यस और नो? यस। तो ये विसरल प्लूरा जो है किसके कांटेक्ट में है? तो कांटेक्ट विथ लंग सरफेस, इसको लिख देते हैं लंग सरफेस। और अब हम लोग जो है बात किए थे कि ये आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में ये क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड बना देते हैं। तो ये कुछ प्रकार, इस प्रकार आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? ये फ्लूइड प्रेजेंट है। इसमें भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी आउटर इनर है, यानी कि आपके दोनों लंग्स जो है क्या चीज से कवर है? आउटर और इनर से। तो इसके दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है? प्लूरल फ्लूइड। तो इस दोनों के बीच में, यानी कि आउटर और इनर के बीच में क्या प्रेजेंट है? प्लूरल फ्लूइड। बोलिए, प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्लूरल फ्लूइड करता क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ प्लूरल फ्लूइड? अगर आपके नीट में ये क्वेश्चन आता है प्लूरल फ्लूइड का रोल क्या है, तो आप लोग क्या जो है टिक करके आइएगा ऑप्शन, बताइए। तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो ये क्या करता है? रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ताकि टू स्मूथ मूवमेंट, आपका जो है, आपका जो ये मशीनरी जैसा काम कर रहा है लंग्स, उसका स्मूथ मूवमेंट हो सके। तो रिड्यूस फ्रिक्शन टू स्मूथ मूवमेंट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ओके, जैसे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है? फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और उसका स्मूथ जो है मूवमेंट हो। तो कुछ उसी प्रकार यहाँ आपके बायो में भी फिजिक्स का यूज हो रहा है। और इस फिजिक्स का यूज क्या है? तो ये लंग्स के दोनों आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, वो एक लुब्रिकेंट जैसा काम कर रहा है, जो क्या करता है? ये इसके मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। जब आप ब्रीदिंग ले, यानी कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस दौरान इसका मूवमेंट जो स्मूथ हो सके। ओके, तो स्मूथ मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इसको यहाँ तक आप लोग लिखिए, ये प्लूरा है। तो हम लोग बात किए थे ह्यूमन बींग्स हैव टू लंग्स कवर्ड बाय डबल लेयर, प्लूरा, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन को विसरल प्लूरा बोलते हैं और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन को पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। ये किसके कांटेक्ट में होता है? तो थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में होता है, और ये लंग सरफेस के कांटेक्ट में होता है। ओके, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे रिस्पिरेटरी पैसेज के फंक्शन के अनुसार। ये दो पैसेज में डिवाइड है। ओके, तो यहीं पे बात करते हैं। तो आप लोग लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, आपका जो पूरा रिस्पिरेटरी पैसेज था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर और वो एल्वुलाई तक, वो दो रीजन में डिवाइड करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, रिस्पिरेटरी पैसेज, जो आपका रिस्पिरेटरी पैसेज था, उसको डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। एंड सेकेंड वन इज एक्सचेंजिंग पार्ट, जिसको रिस्पिरेटरी पार्ट भी बोल सकते हैं, और इसको रिस्पिरेटरी पार्ट भी बोलते हैं। तो रिस्पिरेटरी पार्ट, तो एक्सचेंजिंग पार्ट में एक्चुअली में क्या हो रहा है? गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि O2 एक्सचेंज विथ CO2 इन एल्वुलाई रीजन। तो यहाँ पे क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। तो एक्चुअली में कहाँ गैस का एक्सचेंज हो रहा है? एक्चुअली में
गैस का एक्सचेंज O2 विथ CO2, यही एक्सचेंजिंग पार्ट में होता है। ओके, ये कैसा होता है? ये थीन वॉल्स होता है, बहुत पतला होता है। ओके, या एल्वुलाई के बारे में आप लोग लिख लीजिए, ये वेरी थीन होता है, वेरी थीन। इरेगुलर वॉल्स होता है इसका, इरेगुलर वॉल्स होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। छोटे छोटे आपको जो थैला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको एल्वुलाई को बोल, उसको वो एल्वुलाई है। और ये वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। ओके, तो एक्चुअली में गैस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? यही थीन वॉल्स में हो रहा है। ओके, O2 विथ CO2। तो ये एल्वुलाई और इसके डक्ट्स में देखने को मिलता है। ये एल्वुलाई, एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स, और इसके डक्ट्स में क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है, जिसको हम लोग एक्सचेंजिंग पार्ट बोले। कंडक्टिंग पार्ट में क्या ऐसा कुछ होता है, जब एयर आप लेते हैं और एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक देखने को मिला था कंडक्टिंग पार्ट। इसको पहले लिख लेते हैं कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर अप टू कहाँ तक देखने को मिला था? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। तो अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक देखने को मिला था। तो क्या यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो रहा है? नहीं, गैस का एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ एक रीजन में एल्वुलाई और इसके डक्ट्स में गैस का एक्सचेंज होता है, जिसको हम लोग एक्सचेंजिंग पार्ट का नाम दिए। तो यहाँ किसी प्रकार का गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। नो रोल इन एक्सचेंजिंग, नो रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ पे किसी प्रकार का गैस का एक्सचेंज करने में इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल क्या है? इसका रोल है पैसेज, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, एयर को एल्वुलाई तक पहुंचाने का ये पैसेज प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर, जो आप लोग सांस लेते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर टू कहाँ तक? एल्वुलाई तक। ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वुलाई, इसको एल्वुलाई तक एक पैसेज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड पैसेज। ओके, तो ये पैसेज प्रोवाइड करता है। जब आप एटमॉस्फेयर के एयर, आप जब सांस ले रहे हैं, तो क्या अब इस इन्वायरमेंट में, इस पॉल्यूशन भरी दुनिया में क्या आप लोग स्वच्छ हवा लेते हैं? नहीं। तो आपके स्वच्छ हवा तो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू तो जाता नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ पार्टिकल्स हो, पैथोजन हो, तो उसको फिल्टर करने के लिए आपके पास इस पैसेज, जो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बीच में जो पैसेज है, इस बीच में क्या हो जाता है? उसका फिल्टर भी होता रहता है, जिसका एक रोल और है। क्या रोल है? तो ये फिल्टर का काम करता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन ऑफ किसका? फिल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, पैथोजेन, जो आप वो एटमॉस्फेरिक एयर को लिए हैं, इंटर किया है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। ओके, देन और ये क्या करता है? तो ये ह्यूमिडिफाइज करता है, उस एयर को क्या करता है? ह्यूमिडिफाइज करता है, मॉइस्ट बनाता है। ओके, ताकि गैस का एक्सचेंज अच्छे से हो सके। तो ह्यूमिडिफाइज करता है। और इसको क्या करता है? 3 रोल है इसका। ब्रिंग्स क्या करता है? इसको जो है बॉडी टेम्परेचर तक, उस एयर को, जब आप गर्म हवा ले रहे हैं तो उसको बॉडी टेम्परेचर जो होगा उसको 37 डिग्री सेल्सियस वहाँ तक लाएगा। अगर आप ठंडी हवा ले रहे हैं तो उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाएगा, ताकि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज जो है एल्वुलाई रीजन में अच्छे से हो सके। तो ये ब्रिंग्स टेम्परेचर को ब्रिंग्स करता है, लाता है कहाँ? बॉडी टेम्परेचर टू बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स का बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे उस एयर को इस टेम्परेचर पे लाता है। ओके, तो ब्रिंग्स टेम्परेचर टू, ब्रिंग्स एयर, यहाँ एयर नहीं, ब्रिंग्स एयर लिख लीजिए, ब्रिंग्स एटमॉस्फेरिक एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ओके, ब्रिंग्स एटमॉस्फेरिक, तभी अच्छा होगा, एटमॉस्फेरिक एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो रिस्पायरेटरी पैसेज जो है आपका, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके फंक्शन के अनुसार जो है हम लोग उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकंड वन इज एक्सचेंजिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है? तो वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, वो पैसेज का प्रोवाइड करता है। जो आप एटमॉस्फेरिक एयर को इंटर कर रहे हैं तो वो एक पैसेज के थ्रू ही जाएगा। एक लंबा सा पैसेज आपको बना के भी दिखाए थे, जो उस पैसेज के थ्रू कहाँ तक पहुंचता है? तो वो पैसेज के थ्रू एल्वुलाई तक पहुंचता है। तो ये किसी प्रकार का रोल नहीं होता है गैसियस एक्सचेंज में। गैसियस एक्सचेंज में एक्चुअली में किसका रोल है? तो ये एक्सचेंजिंग पार्ट का रोल है, इसलिए इसको एक्सचेंजिंग पार्ट बोल रहे हैं। और ये कहाँ? एल्वुलाई में होता है। ये जो एल्वुलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वेरी थिन इरेगुलर वॉल्स है, और ये वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस का एक्सचेंज होता है। तो थिन वॉल्स है, एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो अब इसका जो है कंडक्टिंग पार्ट का और क्या रोल है, वो क्या करता है? ये पोल्यूशन भरी दुनिया में जो है, आप जो स्वच्छ हवा नहीं ले रहे हैं, उस स्वच्छ हवा जो नहीं ले रहे हैं, पोल्यूटेड एरिया
हवा ले रहा है या वो उसमें गंदे पार्टिकल्स है या कुछ भी है, उसको क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ओके, ये ह्यूमिडिफाइज करता है और देन उसके बाद टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक एयर को, जब आप गर्म हवा ले रहे हैं या ठंडी हवा ले रहे हैं, उसको ब्रिंग्स करता है, यानी कि आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के पास 37 डिग्री के पास उसको लाके रखता है। ओके, तो ये इसका कंडक्टिंग पार्ट का रोल था और ये एक्सचेंजिंग पार्ट का रोल था। अब हम लोग जो बात करेंगे, देन उसके बाद आप पहले इसको लिख लीजिए, देन उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ब्रीदिंग और मैकेनिज्म को देखेंगे। आप वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट डाउन। अब हम लोग स्टूडेंट ब्रीदिंग ऑफ यानी कि ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि लंग्स सिचुएटेड कहाँ होता है, इसको देख लेते हैं। इसको आप लोग इरेज कीजिए, मतलब हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, सॉरी। तो अब हम लोग बात करेंगे ये जो लंग्स है आपका सिचुएटेड कहाँ है, तो ये सिचुएटेड होता है थोरैसिक चैम्बर। ये जो दोनों लंग्स है मेरा या आपका, ये थोरैसिक चैम्बर जो है डोम शेप के ऊपर, यानी कि ये जो डोम शेप डायफ्राम जो है इसके ऊपर थोरैसिक चैम्बर है, देन उसका नीचे जो है एब्डोमिनल वाला चैम्बर है। तो ये थोरैसिक चैम्बर में ये दोनों लंग्स प्रेजेंट होता है। ओके, एक लंग्स लेफ्ट और एक लंग्स राइट। तो ये दो लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, तो ये लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स आर, इसको लिखिए, लंग्स कहाँ सिचुएटेड है, लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक रीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरैसिक रीजन बोलते हैं। ये थोरैसिक रीजन क्या है, तो ये थोरैसिक रीजन एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। इसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकली, यानी कि एनाटॉमिकली क्या है, ये एयर टाइट चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर होता है। ओके, और ये थोरैसिक चैम्बर कैसे फॉर्म हुआ है इसके बारे में देखिए कि थोरैसिक चैम्बर, इससे क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा आपको इससे क्वेश्चन। तो थोरैसिक चैम्बर फॉर्म्ड बाय, ये देखिए, ये आपका वेंट्रल साइड है, ये आपका डोर्सल साइड है। तो डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। ओके, वेंट्रल साइड में स्टर्नम प्रेजेंट है। नीचे यानी कि पोस्टीरियर रीजन में क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर रीजन में आपका यानी कि बिलो इसके रीजन में क्या प्रेजेंट है, डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट है और लेटरल साइड में आपका रिब केज या रिब प्रेजेंट है। ओके, इसको लिखिए। थोरैसिक चैम्बर जो है कैसे फॉर्म्ड है, थोरैसिक चैम्बर फॉर्म्ड बाय पहले आगे वाला देख लेते हैं। तो वेंट्रली इसके क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल, वेंट्रली स्टर्नम प्रेजेंट है। तो वेंट्रली स्टर्नम प्रेजेंट है। ओके, डोर्सली क्या प्रेजेंट है, तो वर्टिब्रल कॉलम बिलो या लेटरल साइड में, लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है, रिब एंड रिब केज, जिसको रिब केज बोलते हैं, रिब्स एंड रिब केज। ओके, और बिलो नीचे वाले रीजन में आप देख रहे हैं, यहाँ ये लंग्स के नीचे वाला रीजन में क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम डोम शेप होता है। इसको लिखिए, बिलो या लोअर पोस्टीरियर रीजन में क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम, जो कि डायफ्राम ये क्या है, डोम शेप आकार का होता है, डोम शेप का ये इसका आकार होता है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो थोरैसिक चैम्बर है, ये थोरैसिक चैम्बर में आपके दो लंग्स तो प्रेजेंट है ही, उसके साथ साथ आपका दिल भी प्रेजेंट है इस रीजन में, यानी कि आपका हार्ट भी प्रेजेंट है। तो ये हार्ट जो है यहाँ जिस स्पेस में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मीडिया स्टीनम। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मीडिया स्टीनम। ओके, तो यहाँ पे लिखिए, हार्ट इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक चैम्बर इन मीडिया स्टीनम स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, मीडिया स्टीनम स्पेस। ओके, तो आप इस बात को लिखिए। उसके बाद हम लोग जो है रिस्पायरेशन में जो है प्रोसेस देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है। ओके, तो आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो जो ये आपका लंग्स प्रेजेंट है, वो लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, जो एयर एनाटॉमिकली एयर टाइट होता है, ये एयर टाइट चैम्बर है और इसमें आपके दो लंग्स प्रेजेंट है। और ये लंग्स जो है, ये जो चैम्बर है, ये कैसे फॉर्म हुआ है, तो आपका ये जो है ये वेंट्रल साइड हुआ और पीछे वाले को डोर्सल साइड बोलते हैं। ओके, तो ये वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में स्टर्नम, पीछे वाले साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, लेटरल साइड में रिब्स है और लोअर साइड में डायफ्राम है। सिंपल, इससे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। और देन अब हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन के जो है स्टेप्स जो है कैसे कैसे है। तो देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं।
तो ये जो लंग्स जो है, ये सॉरी आपका जो दिल है, हार्ट जो है, ये कहाँ प्रेजेंट है, मीडिया स्टेनम स्पेस में प्रेजेंट है, और ये थोरेसिक चैम्बर में ही प्रेजेंट होता है। ओके, इसलिए आपका जो ये हार्ट जो प्रेजेंट है, तो आपका लेफ्ट वाला जो लंग्स है ये थोड़ा छोटा आकार में दिख रहा होगा, ये बड़ा आकार में दिख रहा होगा। तो यही ये कारण है कि यहाँ बीच में लंग्स प्रेजेंट है जो लेफ्ट साइड में ज्यादा झुका हुआ होता है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि रिस्पायरेशन का जो है कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स है। तो इसको लिखिए, रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स आर फॉलोइंग स्टेप्स। आपका जो ये रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस प्रक्रिया हो रहा है, ये कुछ स्टेप्स में हो रहा है। जैसे आप लोग पहले ब्रीदिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हुए ये आपके लंग्स तक पहुंचेगा। ये पहुंच गया कहाँ, एल्वुलर रीजन में, जहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होगा। ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, तो ये एल्वुलर रीजन में होता है, ये एल्वुलर रीजन में होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ डिफ्यूजन होता है। किसका डिफ्यूजन होता है, यहाँ डिफ्यूजन होता है O2 विथ CO2 इन एल्वुलाई। यानी कि आप जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन एल्वुलाई वाले रीजन में जाएगा, और एल्वुलाई से जो मतलब कि ब्लड जो सेल से ब्लड के थ्रू जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो एल्वुलाई रीजन से बाहर एक्सक्रिएट आउट होगा, बाहर आएगा। ओके, तो ये डिफ्यूजन होता है O2 विथ CO2 इन एल्वुलाई। देन उसके बाद क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये O2 जो आप लेके गए हैं, ये ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। आप ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लेके आ रहे हैं। ओके, यही हो रहा है। ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल रिस्पायरेशन आपको देखने को मिलेगा, इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, इंटरनल रिस्पायरेशन में हो रहा है डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे भी डिफ्यूजन ऑफ O2 विथ CO2। कहाँ पे, आपके सेल्स और टिश्यू में ये होता है, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इंटरनल रिस्पायरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये डिफ्यूजन हो रहा है O2 विथ CO2 इन सेल एंड टिश्यू। इन कहाँ, सेल और टिश्यू में। यानी कि आप सेल्स को क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं ब्लड के थ्रू, और वहाँ से सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट आपका रिलीज हो रहा है उसको निकाल रहे हैं। तो उसको लेके आप जो है बाहर फेंक रहे हैं। ओके, तो जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं, बाहर निकलना। तो इंटरनल रिस्पायरेशन के बाद क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, तो यहीं पे आपका जो है आपको बताए थे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, जैसे कि एटीपी रिलीज होगा, एटीपी रिलीज होगा। और ये मेनली कहाँ होता है, तो आपको कल बताए थे, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, मेनली ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो है एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और बाई प्रोडक्ट में क्या रिलीज होता है, तो CO2 रिलीज होता है। ओके, बाई प्रोडक्ट में CO2 रिलीज होता है, CO2 रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। तो आप इसको लिख लीजिए, बाई प्रोडक्ट। तो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, इसमें कितने स्टेप्स लग रहा है। जब आप लोग पहले सांस ले रहे हैं तो ब्रीदिंग हो रहा है, ब्रीदिंग थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, एल्वुलर रीजन में पहुंचेगा, एल्वुलाई में पहुंचेगा। वहाँ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होगा, यानी कि डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का CO2 के साथ, और वो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, सेल के पास जाएगा, और CO2 बाहर आएगा, एक्सेलेशन होगा। देन उसका ट्रांसपोर्ट का गैसेज, यानी कि जो आप ऑक्सीजन दिए एल्वुलाई को, एल्वुलाई से वो जो है डिफ्यूजन के थ्रू वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कहाँ जाएगा, ब्लड से सेल के पास जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेज का। इंटरनल रिस्पायरेशन होगा, देन उसका सेलुलर रिस्पायरेशन होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं अब सारे को। अब हम लोग जो है ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ओके, जो आपका मैकेनिज्म है, आप कैसे सांस लेते हैं, और ये किस प्रकार जो है ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, जो मैकेनिज्म है, ये किस प्रकार होता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझने से पहले आपको 3 पॉइंट समझना होगा, 3 बातें। गांधी जी के 3 बंदर थे, तो उसी प्रकार आपको 3 बातें जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए 3 बातें आपको याद रखना होगा। फर्स्ट, तो आपको पहले टॉपिक दे देते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आप लोग सब रखिए कि कौन सा वो 3 बातें हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो सबसे पहले आपको 3 बातें में पहला पॉइंट कि आपको मसल्स के बारे में जानना होगा। इसमें कुछ मसल्स जो है इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, इंटरकोस्टल मसल्स। तो आपको ये तो हो गया पहला बात कि आपको मसल्स के बारे में जानना होगा। सेकेंड, कि एक बॉयल स्लो होता है, जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा,
वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ओके, सेकेंड थर्ड बात कि आपको आपका जो है एयर का जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ओके, ये अगर 3 बात आपको याद रखिएगा तो आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। ओके, आप इसको हेडिंग दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इसको समझाने से पहले, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझाने से पहले क्या बताया आपको कि 3 पॉइंट, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें कुछ मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो मसल्स, स्पेशलाइज्ड मसल्स लिख लीजिए, स्पेशलाइज्ड मसल्स यूज्ड इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स का यूज होता है, स्पेशलाइज्ड मसल्स यूज्ड इन ब्रीदिंग। फर्स्ट वन डायफ्राम और आपका इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, तो इंटरकोस्टल मसल्स 2 तरह का होता है। इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में लिख देते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, EICM, यानी कि ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, सेकेंड वन इज IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, अब ये स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स के बारे में तो आप जान गए कि इस ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में आपको एक स्पेशलाइज्ड मसल सेल जैसे कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का उपयोग होगा, प्रयोग होगा, और इसके थ्रू आप ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को परफॉर्म कर पाइएगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एयर का जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो एयर का जो मूवमेंट होता है, आप लोग हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि एयर का जो मूवमेंट होता है, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यही जो मैकेनिज्म का जो ये प्रोसेस है, ये सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों आपके इस ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में यूज आएंगे। थर्ड पॉइंट इज, आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़े होंगे बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में पढ़े होंगे कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, तो प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। इसका क्या मतलब है, जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो आपका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज कीजिएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड, जब आप वॉल्यूम डिक्रीज कीजिएगा, यही 2 केस बनेगा ना, तो जब वॉल्यूम डिक्रीज कीजिएगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यही जो है हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को। तो आप लोग हेडिंग दीजिए, ब्रीदिंग जो है, यहाँ पे लिखिए ब्रीदिंग 2 स्टेज में होता है, इन्वॉल्व्स 2 स्टेज। आप सिर्फ सांस लेने को ब्रीदिंग नहीं बोलते, सांस छोड़ने तक को ब्रीदिंग बोलते हैं, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेज। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन, आप सांस ले रहे हैं, जिसको इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। ओके, सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन, जिसको आप लोग एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। ओके, अब देखिए, अब आप लोग गौर कीजिएगा, अब कुछ स्टेप जो है आपको करवाएंगे। आप लोग एकदम स्थिर बैठ जाइए, अब बैठे हुए होंगे तो आप लोग गौर कीजिए, बैठे हुए हैं। अब सांस लीजिए, नहीं लिए, फिर लीजिए। जब सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये आपका रिब केज ऊपर उठ रहा है, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है। गौर किए हैं आप, इस बात को गौर कीजिएगा। हमेशा सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेकिन आप इस बात को गौर नहीं किए कभी। जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, फिर लीजिए सांस लिए, क्या हुआ, आपका ये रिब केज ये ऊपर उठा अपवर्ड, और ये आपका डायफ्राम नीचे, जो डायफ्राम है ये नीचे जाता है, यानी कि लिफ्टेड होता है। ये डोम शेप का जो डायफ्राम था, ये कुछ इस प्रकार डायफ्राम था, ये फ्लैट हो जाएगा। अब फिर कीजिए, हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, यहीं पे लिखेंगे। इंस्पायरेशन में और इनहेलेशन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, आपका डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब आप गौर कीजिएगा, यानी कि आपको डाउट हो रहा होगा कि इंटरकोस्टल मसल्स होता है क्या, व्हाट इज इंटरकोस्टल मसल्स। आप देखिए कि आपका रिब्स प्रेजेंट है, ये कुछ इस प्रकार जो है रिब्स प्रेजेंट है,
है रिब्स प्रेजेंट। तो इस रिब्स के बीच में क्या है, आपको इंटरकोस्टल मसल पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको सांस लेना सांस छोड़ना सिखाएंगे। तो ये क्या है आपका है रिब, ये है आपका रिब है। तो इस रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इस रिब्स के बीच में एक स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि दो रिब्स के बीच में ये प्रेजेंट है, एक ये और एक ये। तो ये दो रिब्स के प्रेजेंट बीच में ये देखिए, एक रिब्स ये हुआ, ये सेकेंड रिब्स, ये थर्ड रिब्स। तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में आपको कुछ दिख रहा है, तो ये क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल मसल्स दो तरह का होता है, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड सेकेंड वन इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल का क्या मतलब है, अगर ये इंटरकोस्टल मसल्स है यानी कि इसके बाहर वाला, एक ऊपर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, आगे से यानी कि ऊपर से। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो आगे से जो मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इसको कोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स का जो आगे का पार्ट है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स उसको बोलते हैं। एंड सेकेंड वन जो ये अंदर में जो प्रेजेंट है पीछे के साइड यानी कि मेरे साइड से, ये इसका क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, तो ये दो तरह का होता है, यानी कि एक आगे से प्रेजेंट है, जो आगे से प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, EICM, यहाँ पे लिख दिया EICM। तो यही EICM क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ओके, और एक अंदर में जो ब्लू से बना रहे हैं ये क्या है, ये देखिए ये अंदर से प्रेजेंट है, ये दोनों रिब्स के, ये दोनों रिब्स के आगे से जो प्रेजेंट है, ये दो रिब्स है, ये दोनों रिब्स के आगे से जो प्रेजेंट है, ये देखिए दोनों रिब्स के आगे से जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और जो पीछे मेरे साइड से जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बात समझ में आई? ओके, तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है और ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायफ्राम का, डायफ्राम के साथ साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, तो आप इस बात को लिखिए, इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि जगह चाहिए। देन उसके बाद आपको एक्सपायरेशन समझाएंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके बीच में क्या होता है, अब जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इससे क्या होगा, इससे हुआ थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, हो रहा है थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, अब इसके जब कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का तो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो आप इसको लिखिए, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज, इंक्रीज करेगा। ओके, जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आपका जो लंग्स है पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। लंग्स पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, आप गौर कीजिएगा, तो इसको लिखेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, ये हुआ। अब जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। फिर गौर कीजिएगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज, इसलिए पहले आपको 3 पॉइंट बता दिए थे, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, अब पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा, पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज लिखा हुआ। ओके, जब पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एयर का मूवमेंट क्या होगा, हाई प्रेशर से टू लो प्रेशर। आपका अंदर का प्रेशर क्या है, लो है, बाहर का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हाई है। तो हाई से लो, हाई से लो। फिर गौर कीजिएगा सेकेंड पॉइंट, हाई से लो क्या होगा, एयर का मूवमेंट होगा। तो यही बात तो लिखना है, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिससे क्या होगा, एयर इंटर इनटू द लंग्स, ये लंग्स में पहुंच जाएगा, पहुंच गया, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंस्पायरेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, जिसको इनहेलेशन भी बोलते हैं। यही तो इंस्पायरेशन में हो रहा है, और क्या हो रहा है, और कुछ हुआ नहीं, सिंपल सा था। अब एक्सेलेशन को उसी प्रकार समझते हैं। अब हम लोग एक्सेलेशन में क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लिए, अब सांस छोड़ेंगे। सांस जब छोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन जो डायफ्राम का हुआ था उसका क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। अब फिर करके देखिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए, छोड़े तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ था वो अब रिलैक्सेशन होगा। तो किसका रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का रिलैक्सेशन होगा। एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है, जो अपवर्ड रिब्स, रिब्स को अपवर्ड खींच रहा था, जब सांस आप ले रहे थे, सांस ले रहे थे तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसी मसल्स के थ्रू क्या हुआ, आपका जो रिब्स है ये रिब केज को ऊपर खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है। जब ये खींच रहा है तो उससे क्या हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। अब ये रिलैक्स होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज किया, यहाँ डिक्रीज लिख देते हैं, डिक्रीज। ओके, ये डिक्रीज हुआ।
जब ये डिक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम, तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। ये जो आपका लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज करेगा। आप करके देखिए, हो रहा है। हाँ, तो ये क्या है, रटना नहीं है, ये कंसेप्ट है। आप खुद अपने एग्जाम हॉल में जब बैठे हुए रहिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा तो आप रामदेव बाबा जैसा ऐसे ऐसे कीजिएगा, तो एग्जामिनर जो आपका जो इन्विजिलेटर होगा वो भी डर जाएगा, ये कैसा जैसे कि कंसेप्ट इसमें जो अप्लाई कर रहा है। तो ये पल्मोनरी वॉल्यूम का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ओके, जब थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपका लंग्स का भी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं। तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, अब बताइए। जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, यस और नो, यस। तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। किसके किस लिए इंक्रीज कर रहा है बताइए, तो इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है। ओके, जब ये प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपको बताया सेकंड पॉइंट क्या, कि एयर मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर आपका कहाँ है, आपका प्रेशर जो है पल्मोनरी प्रेशर में हाई है, इंक्रीज हो गया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका प्रेशर लंग्स के अंदर जो है वो प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो प्रेशर यहाँ पे हाई है और एटमॉस्फेरिक एयर डिक्रीज है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर का क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो एयर जो है आप सांस बाहर निकालते हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं एक्सेलेशन। तो अब आप क्या कीजिएगा, एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। आप उस हवा को एटमॉस्फेयर में छोड़िएगा जो आपका CO2 है। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, ये इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, या इसी को आप एक्सपेल्ड आउट भी लिख सकते हैं, एक्सपेल्ड आउट एयर फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पे वही लिख रहे हैं, फ्रॉम द लंग्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, या आप इसको एक्सहेलेशन भी बोल सकते हैं। यही हो रहा है, और कुछ हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो आप इसको लिखिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। और आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग दिख नहीं रहा है तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आप लोग तो लिख लिए होंगे, आपके कॉपी में दिख रहा होगा, ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। जो ज़्यादा ऊपर लिख गया था वो दिख नहीं रहा था। तो अब हम लोग जो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, डायफ्राम का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आप देखिए, ये क्या है डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है इसका एंटीरियर पोस्टीरियर, ये एंटीरियर वाला पार्ट है और ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है। तो डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में करेगा, ऊपर नीचे यही ना होता है। जब सिंपल में है तो ये ऐसे है, जब सांस ले रहा है तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में करता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एंटीरियर, ये लिख लीजिए पहले, पोस्टीरियर एक्सिस, यही होता है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब सांस ले रहे हैं, ठीक, सांस लीजिए, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर अपवर्ड्स हो रहा है, यानी कि ये ऊपर आगे और पीछे हो रहा है। फिर लीजिए, फिर छोड़िए, तो ये ऊपर बढ़ रहा है, आगे ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे हो रहा है, यानी कि अपवर्ड्स और इनवर्ड्स हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डॉर्सो वेंट्रली, इसको बोलेंगे डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस। ओके, तो आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नोट डाउन कर लिए, इसको इरेज करते हैं। ओके, ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आपको अगर ये 3 पॉइंट आता है, स्पेशलाइज्ड मसल्स यूज इन ब्रीदिंग, कौन सा मसल्स का यूज है, डायफ्राम का, और इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज हो रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग में। अभी हम लोग बात करेंगे, आप लोग गौर किए होंगे कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज क्या है। तो आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करते हैं तो उस समय IICM का यूज होता है, आपको अभी जस्ट बताएंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग बात किए थे कि एयर जो मूव करता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आप हमेशा याद रखिएगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर का मूवमेंट होता है। देन उसके बाद हम लोग बात किए थे बॉयल्स लॉ के बारे में कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, यानी कि प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा। वही बात यहाँ पे लिखे थे, और वही सारे इसी तीन को प्रिंसिपल, यानी कि 3 प्रिंसिपल का यूज करके, और इसको हम लोग एक्सेलेशन और इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और इनहेलेशन, यानी कि इंस्पायरेशन के प्रोसेस को समझे थे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे, तो इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपके पास एबिलिटी है, आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन फोर्सफुली कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। एक नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है। तो आप जब लंबा सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं,
वो किसके वजह से होता है, तो इसको वो होता है आपके एब्डोमिनल मसल्स के कारण। आपके नीचे एब्डोमिनल मसल्स है, तो ये एब्डोमिनल मसल्स के कारण जो है आप डायफ्राम नीचे जाता, छोड़िए लीजिए, तो डायफ्राम नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ये एब्डोमिनल मसल जो प्रेजेंट है, ये एनसीईआरटी एक लाइन लिखता भी है एब्डोमिनल मसल्स के बारे में जिक्र कर रहा है, लेकिन इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में जिक्र नहीं कर रहा है। इसमें इंटरकोस्टल मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो आप इस बात को लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय दो मसल्स के द्वारा, एक एब्डोमिनल मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, एब्डोमिनल मसल्स, ओके, और सेकेंड वन इज डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल मसल्स है, वो जो है आपका ये रिस्पॉन्सिबल है, और इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके पास वो एबिलिटी है कि आप अपने इंस्पायरेशन को बढ़ा भी सकते हैं और एक्सपायरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो ये होता है जब, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स 12 to 16 टाइम्स क्या करता है, ब्रेथ करता है। ओके, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स ब्रेथ 12 to 16 टाइम्स। अब 12 से 16 बार जो है सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी कि ब्रीथिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों इन्वॉल्वमेंट है। तो ब्रीथिंग में क्या होता है, यानी कि हेल्दी ह्यूमन बींग्स ब्रेथ, ओके, तो सांस लेना और सांस छोड़ने को बोल रहे थे, ये 12 to 16 टाइम्स, ये नॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक स्पायरोमीटर एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करता है, टेस्टिंग करता है लंग्स का। ओके, तो एक स्पायरोमीटर एक क्या है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो आपके लंग्स को टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग ऑफ लंग्स, यानी कि वो वॉल्यूम को जांचता है, वॉल्यूम को मेजर करता है। तो वॉल्यूम को मेजर करता है, वॉल्यूम में मेजर वॉल्यूम लिखते हैं, मेजर द वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग में आपका क्या आता है, ब्रीदिंग में आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों आता है। ओके, तो यही होता है। अब स्ट्रेंथ आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का घटा बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा, यानी कि आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हैं, एक्सपायरेशन कर सकते हैं एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो था उसके द्वारा आप जो है इसको फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हो। ओके, तो एक हेल्दी ह्यूमन जो है 12 से 16 बार जो है क्या करता है, ब्रीथ करता है। और स्पायरोमीटर एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो टेस्टिंग करता है आपके लंग्स को, ये क्या लिखा हुआ है, लंग्स को, और मेजर करता है वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, आप कितना वॉल्यूम ले रहे हैं और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आप स्टूडेंट आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। आपको आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम डिटेल में बताए और ये मैकेनिज्म बताए ब्रीदिंग का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, टाइडल वॉल्यूम वगैरह वॉल्यूम कैपेसिटीज के बारे में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करके आइएगा, आपके लिए PLQ कल लेके आएंगे। ओके, बाय।